नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। चाहे एफआईआर कर दो, चाहे मुकदमा दर्ज कर दो, चाहे प्रिविलेज मोशन ले आओ, मैं मोदी से डरने वाला नहीं, एक इंच पीछे हटने वाला नहीं। ये शब्द राहुल गांधी के हैं। क्या राहुल गांधी मोदी और ट्रंप की डील को आज भी नहीं समझ पाए हैं? मोदी ने ट्रंप के साथ घाटे का सौदा किया है या बहुत बड़े मुनाफे का सौदा किया है? क्यों इस सौदे को गोल्डन चांस कहा जा रहा है? क्यों कहा जा रहा है कि भारत ने जैकपॉट हिट कर दिया है? नई दिल्ली की लॉटरी लग सकती है। मोदी और ट्रंप की डील की असली फाइल आपके सामने रखते हैं। 906055000000 ये किसी का फोन नंबर नहीं है, ये किसी का स्कोर बोर्ड नहीं है, ये 9 लाख करोड़ रुपए हैं। नरेंद्र मोदी के हाथ लगा अब तक का सबसे बड़ा जैकपॉट है। अब आप सोचेंगे कि क्या है ये 9 लाख करोड़ रुपए का जैकपॉट, तो नोट कर लीजिए, इस 9 लाख करोड़ रुपए के जैकपॉट ने हिंदुस्तान को अमेरिकी बाजार पर कब्जा जमाने का गोल्डन चांस दे दिया है। ट्रंप ने मोदी को ऐसा चांस दे दिया है। अब एक शब्द नोट कीजिए, यह शब्द है हिस्टोरिक, यानी ऐतिहासिक। यह शब्द मोदी के नहीं है। ट्रंप ने बस कुछ घंटों पहले भारत के साथ हुई डील को हिस्टोरिक बताया है। और अब भारत अमेरिका के बीच हुई हिस्टोरिक ट्रेड डील पर एसबीआई की एक ऐसी रिपोर्ट आई है जिसमें सीधे सीधे बताया गया है कि कैसे हिंदुस्तान को 9 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा होने वाला है। 9 लाख करोड़ रुपए का यह मुनाफा अगले 5 साल में नहीं, 3 साल में नहीं, 1 साल के भीतर होने वाला है। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर आई एसबीआई की इस रिपोर्ट में मोदी के सियासी दुश्मनों के एजेंडे को पंक्चर करने वाले और कौन कौन से चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, फुल डिटेल थोड़ी देर में देंगे। मगर उससे पहले देश के भीतर ट्रेड डील पर महाभारत शुरू कर चुके विपक्ष की कुछ तस्वीरें देखिए। ये लोकसभा में गुरुवार की तस्वीरें हैं, देख लीजिए। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस और विपक्ष के सांसद कैसे बैनर पोस्टर लेकर वेल में कूद पड़े, मोदी की कुर्सी की तरफ जाकर खड़े हो गए। वो आए नहीं, उनको लाया गया। और मोदी विरोधियों को सत्ता पक्ष की ओर ले जाने वाला कौन था, ये आप लोकसभा के इस फ्रेम में साफ साफ देख सकते हैं। कांग्रेस और विपक्ष के सांसदों को इंस्टिगेट करने वाला सांसद राहुल और प्रियंका के करीबी इमरान मसूद है। 4 फरवरी को कांग्रेस की महिला सांसदों को इशारा कर करके मोदी की कुर्सी तक पहुंचाने वाले भी यही इमरान मसूद थे। और आज भी लोकसभा के भीतर बैनर पोस्टर वाली भीड़ को लीड करने वाले कांग्रेस के इमरान मसूद ही हैं। दूसरी तरफ आज सदन के बाहर मोदी विरोधियों के एक गुट को प्रियंका गांधी लीड कर रही थी। दूसरे गुट को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लीड कर रहे थे। प्रोटेस्ट भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर था, लेकिन यहां भी नारे एंटी मोदी ही लगाए जा रहे थे। कौन कहां खड़ा होगा, क्या क्या करेगा, सबकी बाकायदा कोरियोग्राफी हो रही थी। कोरियोग्राफर इशारा कर करके ब्रीफिंग दे रहा था। मोदी विरोधी प्रोटेस्ट की ये पूरी शूटिंग कैसे हो रही थी, ये आप इस वीडियो में कांग्रेस के जयराम रमेश की उंगलियों के इशारे से समझ सकते हैं। सबके हाथ में ट्रैप डील वाला पोस्टर थमाया गया। मोदी की हैंड्सअप वाली एडिटेड इमेज पर नरेंद्र सरेंडर वाला टेक्स्ट चिपकाया गया। और एंटी मोदी, एंटी ट्रेड डील नैरेटिव बनाकर कई घंटों तक बस कैमरे के सामने शोर मचाया गया, चीखा गया, चिल्लाया गया। डील को लेकर झूठ पे झूठ, भ्रम पे भ्रम फैलाया गया। आपने ये सच में देश को भेजा, आप गौ माता को इस पे लगा, दावे पे लगा दिया। गौ माता का चारा को आप वहाँ से लाके बकवास आप उनको खिलाना चाह रहे हो। असली मुद्दे पे आइए और जवाब दीजिए। कावर्ड्स, बुज़दिल कहीं के। कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि ध्यान भटकाया जाए ट्रेड डील। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। जो हुई है, जो सरकार नतमस्तक हुई है यूएसए के आगे, जिस तरह की आपकी डील है उसमें सुरक्षित नहीं लग रहा है। जिस तरह की आपकी डील है लगता है आपने किसी प्रेशर में यूएस के साथ समझौता किया है। मतलब ये देश के लिए काम कर रहे हैं, किसी और के लिए काम कर रहे हैं? क्या क्या करेंगे? प्रिविलेज नोटिस, एफआईआर, तमाम केस, ये सब क्या क्या करेंगे? करने दीजिए, राहुल जी को फर्क नहीं पड़ता। जिस वक्त पूरा का पूरा विपक्ष ट्रेड डील पर देश को गुमराह कर रहा था, उस समय मोदी क्या कर रहे थे, ये आप राज्यसभा की इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे तमाम आरोपों से बेफिक्र नरेंद्र मोदी राज्यसभा की कार्यवाही में पहुंचे। चेहरे पर ना कोई शिकन, ना कोई चिंता। मोदी और मोदी के विरोधियों में यही फर्क है। मोदी राज्यसभा के भीतर बैठकर बजट पर हो रही चर्चा सुन रहे थे, एक एक सुझाव, एक एक पॉइंट नोट कर रहे थे, जबकि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष और इंडिया अलायंस के बाकी सांसद संसद भवन के बाहर बैनर पोस्टर लेकर नरेंद्र सरेंडर, मोदी ट्रंप, नरेंद्र सरेंडर, मोदी ट्रंप, यही टेप रिपीट मोड में चलाए जा रहे थे। अब आप सोचेंगे कि ट्रेड डील पर विपक्ष के नॉन स्टॉप हमले से मोदी को फर्क क्यों नहीं पड़ रहा। मोदी को फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा क्योंकि उन्हें मालूम है कि अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील हिंदुस्तान के लिए किसी लॉटरी से कम नहीं है। और मोदी के हाथ लगे इस जैकपॉट का खुलासा एसबीआई की एक रिपोर्ट में भी हो गया है। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर एसबीआई की ताजा रिपोर्ट एक बहुत ही दिलचस्प आंकड़े की ओर इशारा कर रही है। ट्रेड डील होने के बाद भारत से अमेरिका भेजे जाने वाले टॉप 15 प्रोडक्ट्स में सालाना करीब 97 अरब अमेरिकी डॉलर्स के अतिरिक्त निर्यात की क्षमता है। एसबीआई ने यह भी कहा है कि अगर भारत से अमेरिका एक्सपोर्ट होने वाले बाकी प्रोडक्ट्स को भी जोड़ लिया जाए तो यह आंकड़ा आसानी से 100 अरब डॉलर के पार निकल जाएगा। 100 अरब डॉलर यानी इंडियन करेंसी में हिंदुस्तान को सीधे सीधे 9 लाख करोड़ रुपए का फायदा होगा। इस डील से भारत का अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस सालाना 90 अरब अमेरिकी डॉलर को पार कर सकता है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। फाइनेंशियल ईयर 2025 में अमेरिका के साथ भारत का ट्रेड सरप्लस 40.9 अरब यूएस डॉलर था, जो अब ट्रेड डील होने के बाद दोगुने से भी ज्यादा होने की कगार पर है। एसबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक इस पूरे उछाल का भारत की जीडीपी पर करीब 1.1% का सीधा और पॉजिटिव असर पड़ सकता है। एसबीआई की इस रिपोर्ट का निचोड़ यह है कि अमेरिका की ओर से टैरिफ कम करना भारत के एक्सपोर्टर्स के लिए अमेरिकी बाजार पर कब्जा जमाने का एक गोल्डन चांस है। जहां एक और हमारे एक्सपोर्ट में भारी उछाल आएगा, वहीं दूसरी ओर घरेलू खपत के लिए अमेरिकी सामान भी सस्ते होंगे। इस बीच बैंक ऑफ अमेरिका ने भी मोदी विरोधी खेमे के लिए एक बहुत बुरी खबर दे दी है, और वो खबर इस हेडलाइन में है। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर बैंक ऑफ अमेरिका ने बड़ा दावा करते हुए ये कहा है कि भारत पर टैरिफ कहने को 18% है, लेकिन प्रभावी टैरिफ 13% रहने का ही अनुमान है। इसके अलावा बैंक ऑफ अमेरिका ने यह भी कहा है कि इस डील के बाद मार्च के अंत तक भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले और मजबूत होगा। यह विन विन सिचुएशन भारत को वैश्विक व्यापार मंच पर एक नई मजबूती देने जा रही है, और इसके स्क्रिप्ट राइटर नरेंद्र मोदी ही हैं। राहुल गांधी जी झूठ का पुलिंदा है, पूरी तरीके से गलत बातें फैलाते हैं। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारत के हितों को और भारत के किसानों के हितों को पूरी तरीके से संरक्षित रखा गया है यूएस ट्रेड डील में। तो एक प्रकार से बड़ी अच्छी यूएस ट्रेड डील किसानों के हितों में जो बनी है, उसको जो राहुल गांधी जी झूठ बोलकर सरासर पार्लियामेंट पे बैठ के झूठ बोलते हैं, जिसको ऑथेंटिकेट भी नहीं करते हैं, मैं निंदा करता हूं उनकी। राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और उनके अन्य साथी दल, चाहे वो डीएमके हो तमिलनाडु की या यूपी की समाजवादी, पश्चिम बंगाल की टीएमसी हो या कम्युनिस्ट पार्टी हो, ये सभी के सभी विकास के विरुद्ध है। ये सभी के सभी
देश को तेजी से आगे बढ़ते देख नहीं पा रहे हैं, उन्हें ईर्ष्या हो रही है। एक और झूठ उन्होंने फैलाया पार्लियामेंट में कि बांग्लादेश को भारत से ज्यादा लाभ मिला है, वो भी सरासर झूठ है। आज हम जो 5 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट करते हैं वो 10 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट हो जाएगा और अच्छी आमदनी के साथ हम विश्व के पटल पर भारत का सामान भेजेंगे। राहुल गांधी जी ने भारत के साथ, भारत के किसानों के साथ, भारत के मछुआरों के साथ, भारत के एमएसएमई में काम करने वाले सभी मजदूरों का, सभी विश्वकर्मा से माफी मांगनी चाहिए। मेरा ये डिमांड है, राहुल गांधी देश के साथ माफी मांगे। राहुल इसीलिए इतना परेशान दिख रहे हैं क्योंकि ट्रंप के साथ मोदी ने इतनी तगड़ी डील की है कि राहुल उसे पचा ही नहीं पा रहे। नरेंद्र मोदी जी ने हमारी फूड सिक्योरिटी, हमारे किसानों को धोखा दिया है। यूएस के साथ डील करके उन्होंने कपास के किसानों को, सोया के किसानों को, सेब के किसानों को, फल के किसानों को बेच दिया है। हिंदुस्तान की कृषि मार्केट पर सालों से विदेश के लोग कब्जा मारने की कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने उनके लिए दरवाजा खोला है। ये सच्चाई है, वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। क्यों खोला है? क्योंकि उनके गले पर चोट लगा रखा है। डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी की लगाम पकड़ी हुई। नरेंद्र मोदी पूरी कृषि मार्केट के दरवाजे खोलेंगे अपने मित्रों के लिए, अदानी अंबानी जैसे लोगों के लिए, विदेशी ताकतों के लिए। नरेंद्र मोदी जी ने देश को बेच दिया है, किसानों को बेच दिया है। आप केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। पर केस डालो, गाली दो, जो भी आपको करना है करो, प्रिविलेज मोशन डालना है वो डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पार्लियामेंट हाउस में सच्चाई बोली है। आपको सच्चाई अच्छी नहीं लगे वो दूसरी बात है। देश सच्चाई को समझता है। आप कुछ भी करना है कर लो, मैं किसानों के साथ खड़ा हूं, 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा। कभी ट्रंप ने मोदी का गला दबा दिया, जोक कर दिया वाला नैरेटिव बना रहे। कभी मोदी ने ट्रेड डील नहीं, ट्रैप डील किया वाला पोस्टर घुमा रहे। कभी मोदी को कमजोर प्रधानमंत्री बता रहे हैं। मोदी ने देश को बेच दिया, यह झूठ फैला रहे हैं। और मोदी को टारगेट करके ट्रेड डील पर नॉन स्टॉप मनोहर कहानियां सुना करके कांग्रेस वाले अपने नेता राहुल गांधी को शेर बता रहे हैं। भारत के संविधान से सदन चलता है, नियमावली से चलता है, किसी सरकार की गुलामी से नहीं चलता। हमें अपने राहुल गांधी पर फक्र है, सलूट करता हूं मैं उनको। कल जो उन्होंने भाषण दिया वो भारत माता की आवाज थी, भारत माता के हितों की रक्षा के लिए थी। किसानों का अधिकार, छोटे व्यापारियों का अधिकार और बहुत सारी चीजें इस डील में कॉम्प्रोमाइज की गई हैं। तो इसलिए विपक्ष हंगामा मचा रहा है, क्योंकि ये आने वाले जो विकसित भारत की बात करते हैं वो अविकसित भारत की ओर बढ़े जा रहा है, क्योंकि देशवासियों का सारा व्यापार यूएस के हवाले किया जा रहा है। हम पूछ रहे हैं क्या मजबूरी थी कि आपने ये ट्रेड डील साइन की? तो ये तो स्ट्रेट आउट सेल आउट है, उसका प्रोटेस्ट हम कर रहे हैं। ट्रेड डील, देखिए डील अलग होता है, एग्रीमेंट अलग होता है। एफटीए किया आपने, फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट किया यूरोपियन यूनियन के साथ, और डील एक अलग चीज होती है। और उस डील के अंदर देश को बेच दिया गया है। ये सब कुछ एप्स्टीन फाइल के बाद ही आया है। इन सब तथ्यों का जवाब तो देना चाहिए ना, लेकिन उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला हिसाब है यहाँ पूरे देश भर के अंदर। और भारतीय जनता पार्टी, आपको मालूम ही है कि दूसरे के ऊपर आरोप लगाना, जब मंदिर मस्जिद का नहीं रहे समस्या, जब राम मंदिर का नहीं रहे, हिंदू मुसलमान नहीं रहे, तो बेचारा क्या करे, यही करे, मरता क्या ना। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर राहुल और इंडी का इकोसिस्टम सिर्फ झूठ की खेती कर रहा है, और ऐसा करके वो सिर्फ नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रहा है। इसके लिए आज राहुल एक नया टर्म लेकर आए, कैमरे पर ताना मारते हुए, कीवर्ड कहते हुए सुनाई दिए। सवालों के जवाब नहीं थे तो राहुल ने मीडिया को ही कोसना शुरू कर दिया। ये आप लोगों को कीवर्ड्स देते हैं क्या? Is that the word that you people have been given for today?
Let me go. First FIR, then substantive motion. Now Is that the code word? You should tell me the code word in advance. What was yesterday? What was the code word? Mike. Yesterday was Darwane or something. Penguin. What was yesterday's code word? No, penguin wala ki. नहीं, code word. Authenticate. Authenticate was yesterday. Today is what? Privilege motion today. अपना काम करा करो भाई. मतलब you're not totally employed by the BJP. At least try and do a little bit of objective stuff. You know, it gets really shameful. It's too much. Don't you think? You're responsible people. You're media people. You have a responsibility to be objective. You can't just take a word they give you, right, every day, and then run your whole show on that. You're doing a disservice to this country. Are you not able to recognize that? Thank you. Sir, we are not asking their question. We are Exactly. asking question. Thank you. Now you put what I said. जिस तरह राहुल लोकसभा में स्पीच के बाद मोदी को टारगेट करने के बाद हिट एंड रन हो जाते हैं, वैसे ही राहुल मीडिया पर भी हिट एंड रन करके निकल गए. मोदी पर हिट एंड रन वाला गेम कांग्रेस की ट्रोल आर्मी भी कर रही है. ट्रंप ने शिकंजा कसा, मोदी फंस गए, सरेंडर कर गए. इन दिनों कांग्रेस पार्टी का फेवरेट वर्ड ही यही है. लेकिन क्या सच में ट्रेड डील पर कांग्रेस और इंडी के फैलाए झूठे प्रोपेगेंडा से ही देश के लोगों का ट्रस्ट मोदी पर कम हो गया? दुनिया का मोदी पर से भरोसा उठ गया? इसका जवाब है नहीं. अब इसके सबूत देखिए. ये अमेरिका के जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर स्टीव हैंक हैं. पढ़ लीजिए क्या लिख रहे हैं. लिख रहे हैं कि 2025-26 में भारत की इकोनॉमी 7.2% की रफ्तार से आगे बढ़ी, और ये इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं. अब 2026 में इप्सोस नाम की एजेंसी के सर्वे व्हाट वरीज द वर्ल्ड का डेटा देखिए. 30 देशों में हुए इस सर्वे में कहा गया कि हर 10 में से 7 भारतीय, यानी 69% हिंदुस्तानियों को लगता है कि मोदी की लीडरशिप में भारत राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है. इस सर्वे के मुताबिक भारतीयों के कॉन्फिडेंस में 7% का इजाफा हुआ है, जबकि ग्लोबल लेवल पर यह ऑप्टिमिज्म सिर्फ 41% है. भारत को छोड़ दें तो दुनिया में हर 10 में से सिर्फ 4 शख्स अपने देश के अच्छे भविष्य को लेकर कॉन्फिडेंट हैं. यानी देश के लोग इस वक्त भी मोदी पर ही ट्रस्ट करते हैं. विरोधी इसीलिए प्रधानमंत्री से इतना जलते हैं. नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्हें अपने शब्दों की, भाषा की मर्यादा का ज्ञान होना चाहिए. तो इस तरह से केवल भारत को बेच दिया या किसी तरह से मतलब कुछ डर गए मोदी जी आंख नहीं मिला सकते, तो मुझे लगता है एक नेता प्रतिपक्ष का ये भाषण है, ये तो सड़क के किसी मतलब मवाली का भाषण हो सकता है. क्या राहुल गांधी जी देश के सब नियमों से ऊपर हैं? और कहां से संचालित हो रहे हैं राहुल गांधी जी, ये अब देश जान चुका है. किसकी भाषा बोल रहे राहुल गांधी जी और प्रतिपक्ष, ये देश जान चुका है. ऐसे लोगों के खिलाफ प्रिविलेज लाके भी क्या करोगे? इनके तो संस्कार में कमी है, इनकी सोच में कमी है, और कहीं ना कहीं यही बातें आज कांग्रेस पार्टी को हाशिए की ओर लेके जा रही हैं. केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे. केसरिया से मन जोगी हुआ. हर पल मनाओ केसरी त्योहार. विमल, बोलो जुबान केसरी. देखिए, मैं राहुल गांधी से कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी, आपसे बड़ा झूठा देश में कोई नहीं होगा, आपसे बड़ा लुच्चा कोई नहीं देश में होगा. आप देश में किसानों में भ्रम फैलाना चाहते हो, आप देश में गृह युद्ध करवाना चाहते हो, और झूठ भी बोलते हो उस सत्य के मंदिर में जाकर के लोकसभा में. अगर आपका फाइल, तो सचमुच में डर जाओगे. अगर जॉर्ज सोरोस वाला फाइल जिसके एजेंट बनकर के भारत में काम कर रहे हो, चाइना वाली फाइल जिसके एजेंट बनकर के
राजीव गांधी फाउंडेशन काम कर रहा है, आपका कंबोडिया का फाइल, आपका बरेली का फाइल जब खुलेगा तो आपको पता चलेगा। जिसको जौ और गेहूं का पहचान नहीं हो, जो बछिया और बछड़े का पहचान नहीं करे, और वो एक उदंड की तरह अपने को तिस्मार खां बन करके देश में गृह युद्ध करा के, इसे भारत से क्या प्रेम है? ये तो ननिहाल भाग जाएगा गृह युद्ध करा करके। ये गृह युद्ध कराना चाहते हैं। भारत के लोग आपको पहचान चुके हैं, आप सत्ता में आने वाले नहीं हैं, इसीलिए ऐसी गतिविधि कर रहे हैं। हाँ, बोल रहा हूँ, लुच्चा जो रहेगा उसको लुच्चा ही तो बोलूंगा। राहुल गांधी की परेशानी अभी खत्म नहीं होने वाली है और बढ़ने वाली है। अनपब्लिश्ड बुक दिखाकर 2 दिन पहले ही फंस चुके हैं और अब निशिकांत दुबे ने लोकसभा में सब्सटेंटिव मोशन का नोटिस देकर राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द किए जाने और उन्हें आजीवन चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किए जाने की डिमांड तक कर दी है। आदरणीय सभापति महोदय, मैं रूल 352(5) और 353 में माननीय निशिकांत एक मोशन के लिए खड़ा हुआ। ये जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है राहुल गांधी सर, ये अर्बन नक्सल की तरह बिहेव करता है और इसका सोरोस फाउंडेशन के साथ रिलेशन है, फोर्ड फाउंडेशन के साथ रिलेशन है। ये वियतनाम, कंबोडिया, बहरीन, थाईलैंड केवल देशद्रोहियों के साथ मिलकर जाता है और ये कभी चुनाव आयोग पर, कभी संविधान पर, कभी स्पीकर पर, जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं सुप्रीम कोर्ट पर, उसके ऊपर आरोप लगाता है। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि एक सब्सटेंटिव मोशन पर राहुल गांधी के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, उसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए और कभी भी वो चुनाव नहीं लड़ पाए उसकी चर्चा होनी चाहिए। इस नियम के तहत मुझे इजाजत दी जाए। इसका सभी देशद्रोही, जितने देशद्रोही सर, सेम पित्रोदा सोरोस फाउंडेशन के साथ मिलकर इस देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहता है। राहुल और इंडिया अलायंस मोदी से जीत नहीं सकता, मोदी को टक्कर नहीं दे सकता, इसलिए इन दिनों उनकी इमेज को टारगेट करने वाला पोस्टर लेकर घूम रहा है। और राहुल संसद के भीतर और बाहर कभी एप्स्टीन फाइल्स तो कभी नरेंद्र सरेंडर वाला ढोल बजा रहे हैं। लेकिन अब विपक्ष का ये ढोल भी फट चुका है, देश को सब पता चल चुका है। रही बात नरेंद्र मोदी की, तो नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील करके भारत को एक गोल्डन चांस दिला दिया है, हिंदुस्तान का जैकपॉट लगा दिया है, अमेरिका के बाजार को रूल करने का मौका दे दिया है। बांग्लादेश में कौन जीतेगा? कट्टरपंथी जमाते इस्लामी और बीएनपी के बीच कड़ी टक्कर चल रही है। बीएनपी के चेयरमैन तारिक रहमान अपनी सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं। जमात और बीएनपी दोनों ने धांधली के आरोप लगाए हैं। कई इलाकों में बमबारी हुई है, गोलियां चलाई गई हैं, बड़े पैमाने पर बूथ कैप्चरिंग की खबरें हैं। बांग्लादेश की पूरी पिक्चर इस रिपोर्ट में देखिए। बांग्लादेश में बम से चुनाव तय हो रहा है। पोलिंग बूथ के बाहर धमाके ही धमाके हो रहे हैं। बंदूकों से चुनाव को हाईजैक किया जा रहा है। খুবই সুন্দর এই পর্যন্ত fantastic. We have a big future coming up. We are just creating new Bangladesh 2.0. बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस बम और बंदूक से नए बांग्लादेश का भविष्य तय कर रहे हैं। बंदूकों और बमों के साए में हो रहे चुनाव को अति सुंदर बता रहे हैं। इस तरह से बांग्लादेश 2.4 का निर्माण कर रहे हैं।
बांग्लादेश की मुंशीगंज 3 सीट पर पोलिंग से पहले भयंकर बमबारी हुई है। वोटर को डराने के लिए बूथ लुटेरों ने जमकर क्रूड बम फेंके। गोपालगंज सदर सीट पर भी एक के बाद एक कई क्रूड बम से हमला किया गया। मुंशीगंज में बम से हमले के बाद वोटिंग रोकनी पड़ी। गोपालगंज सदर में अर्धसैनिक बलों के 2 जवान घायल हो गए। 14 साल की एक लड़की भी घायल हो गई। बांग्लादेश चुनाव में बमबारी किसने करवाई? जमातियों के हाथ में बम किसने पकड़ाए? क्या पाकिस्तान से फील्ड मार्शल मुनीर ने बमबाज भेजे? बांग्लादेश के चुनाव का रिमोट कंट्रोल किसके पास है? बांग्लादेश इलेक्शन में सिर्फ बमबाजी नहीं हो रही है, बंदूकें भी गरज रही हैं। ये तस्वीरें मुंशीगंज की हैं, जहां पोलिंग बूथों के आसपास हथियारबंद लोग दहशत फैला रहे हैं। पोलिंग सेंटर के पीछे खेतों की तरफ 8 से 10 हथियारबंद गुंडे बंदूकें लेकर घूम रहे हैं। बीच बीच में फायरिंग भी करते जा रहे हैं। जमाते इस्लामी पोलिंग बूथों में बमबाजी और गोलीबारी को आतंकवादी हमला बता रही है। अब सवाल उठता है कि ये आतंकवादी कहां से आ गए? किसने इन्हें बांग्लादेश के चुनाव में डर और भय फैलाने के लिए बुलाया? यूनुस की अंतरिम सरकार की देखरेख में हो रहे चुनाव में जमातियों को खुली छूट मिली हुई है। वह बीएनपी के कार्यकर्ताओं पर खुलेआम मुक्के बरसा रहे हैं। आम बांग्लादेशी आरोप लगा रहे हैं कि यूनुस ने चुनाव को मौत की कॉल बना दी। तस्वीरें भी इसकी तस्दीक करती हैं। जो बांग्लादेशी जमात को वोट नहीं दे रहा, उसे पोलिंग बूथ पर ही मार मार कर अधमरा कर दिया जा रहा है। ये बीएनपी के सपोर्टर हैं जो वोट डालने जा रहे थे। रास्ते में ही जमातियों ने पहले इनकी गाड़ी पर हमला किया, फिर कार से खींचकर इतना मारा कि किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर। एक लड़की भी जमातियों की चुनावी हिंसा का शिकार हो गई। खुलना 2 सीट पर जमातियों ने बीएनपी नेता मोहब्बतजान कोच्ची को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। ये वारदात खुलना 2 के आलिया मदरसा मतदान केंद्र में हुई, जब बीएनपी नेता मोहिजुब्बान कोच्ची को चुनावी हिंसा में जमातियों ने मार डाला। सिर्फ जमाती ही नहीं, उनके साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही एनसीपी भी खुलेआम गुंडागर्दी कर रही है। एनसीपी कैंडिडेट नसीरुद्दीन पटवारी ने पोलिंग बूथ में बीएनपी सपोर्टर को पुलिस के सामने पिटवाया। उसे पोलिंग बूथ से जान बचाकर भागना पड़ा। मोहम्मद यूनुस ने कैसा इलेक्शन करवाया है, ये उसकी एक और तस्वीर है। पोलिंग बूथ पर जमाते इस्लामी और बीएनपी के कार्यकर्ता एक दूसरे से मारपीट कर रहे हैं। पुलिस किनारे खड़े होकर तमाशा देख रही है। वोट डालने आई महिलाएं बिना मतदान किए ही पोलिंग बूथ से भाग रही हैं। बांग्लादेश के चुनाव में मोहम्मद यूनुस ने सब कुछ पहले से तय कर दिया है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, सब फिक्स है। ये तस्वीरें शेरपुर सदर की हैं, जहां खुलेआम बैलेट बॉक्स की लूट हो रही है। डंडे लेकर आए जमाती बैलेट बॉक्स पर ठप्पा लगा रहे हैं। बूथ पर तैनात बांग्लादेश की पुलिस और फोर्स तमाशा देख रही है। बांग्लादेश में लोकतंत्र का गला मोहम्मद यूनुस ने कैसे घोंट दिया है, इसकी एक और तस्वीर देखिए। पोलिंग बूथ के अंदर जमात के गठबंधन का एक एजेंट धड़ाधड़ वोट छाप रहा है। सामने कुर्सी पर बैठी पोलिंग अधिकारी तमाशा देख रही है।
आरोप तो यहाँ तक लगाए जा रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस की मेहरबानी से जमातियों को रात में ही बैलेट बॉक्स मिल गए थे। ढाका 14 सीट पर जमातियों ने रात में ही बैलेट बॉक्स में मोहर मार दी और सुबह पोलिंग स्टेशन खोलते ही मतपेटी फर्जी वोटों से भर दी। इसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रही हैं। बांग्लादेश के लोगों ने आरोप लगाया कि मोहम्मद यूनुस की मशीनरी के दम पर जमातियों और उनके सहयोगियों ने हजारों वोट चोरी की है। जब ये लोग पोलिंग बूथ पर वोट डालने पहुंचे तो पता चला कि उनका वोट तो पहले ही पड़ चुका है। আমি ভোট দিতে পারি নাই, আমার ভোট ওনারা কে দিছে জানি না, তো আমাকে এখান থেকে বের করে দেওয়া হচ্ছে। আমি ভোট দিতে কিন্তু পারি নাই, এখনো বললাম আমি যে কেন্দ্রের সামনে আছি, ওই যে বাইরে আছে, আমি কিন্তু ভোট দিতে পারি নাই এখনো। ভোট কিন্তু ভোট দিতে মাইদে আমার ভোট আরেকজনে দিয়া লাইছে, আমার পিতা মাতার নাম টাম সবকিছু হয়ে গেছে। এত বছর পর আশা আঙ্কা করে আইলাম ভোট দেওয়ার জন্য, এই জন্য তো ফার্স্ট ট্রিপ আইলাম, তো ভোট দেওয়া হয়ে গেছে। ট্রেন্ডে ঢোকার পরে আপনার এই ব্লাড টেবিলে গেছে, টেবিলে যাওয়ার পরে স্লিপ মিলাইলো, মিলানোর পরে আপনার ভোট হয়ে গেছে। जमातियों ने उन मीडिया वालों को भी नहीं बख्शा जो धांधली का खुलासा कर रहे थे। ये बांग्लादेश के पत्रकार हुसैन टीटू हैं। इन्होंने बैलेट बॉक्स पर फर्जी मुहर मारते हुए जमातियों को कैद कर लिया था। ये पता चलते ही जमातियों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। আমাদেরকে শিখান আপনারা নির্বাচন এখনই শুরু করে দিয়েছেন নাটক। ও এখানে ঢুকছে কেন? আপনারা থাকা অবস্থায় ও এখানে ঢুকছে কিভাবে? আপনারা থাকা অবস্থায় ও এখানে ঢুকছে কিভাবে? আরে ভাই করেন, আরে ভাই করেন। यूनुस ने किसे जिताने के लिए वोट चोरी कराई? क्या जमातियों के साथ यूनुस की डील है? बांग्लादेश में मुनीर का मॉडल कौन लाया? बांग्लादेश में वही हो रहा है जो पाकिस्तान में होता है। बांग्लादेश में यूनुस वैसे ही चुनाव करा रहा है जैसे पाकिस्तान में मुनीर कराता है। बांग्लादेश के चुनाव को हाईजैक कर लिया गया है। पाकिस्तान में जैसे फौज तय करती है कौन पार्टी चुनाव जीतेगी, वैसे इस बार बांग्लादेश में चुनाव सिर्फ तमाशा बनकर रह गया है। वोटर बाहर इंतजार कर रहा है, अंदर उसका वोट कोई और डाल रहा है। खोलना जहां हिंदुओं की अच्छी तादाद है, वहां जमाती उन्हें खुलेआम धमकियां दे रहे हैं। उन्हें जान से मारने और बांग्लादेश से भगाने की धमकी दी जा रही है। तुम सबको जमात इस्लामी को वोट देना होगा। अगर तुमने हमारी पार्टी को वोट नहीं दिया तो हम तुम्हें यहाँ रहने नहीं देंगे। तुम्हारा यहाँ रहना मुश्किल कर देंगे। तुम लोगों को यहाँ से बाहर कर देंगे। हमारे उम्मीदवार को वोट दो वरना परिणाम भुगतने पड़ेंगे। खुलना 5 में हमारी पार्टी जीतेगी और जो हमारे साथ नहीं होगा उसके लिए मुश्किलें होंगी। बांग्लादेश चुनाव में टक्कर जमाते इस्लामी और बीएनपी के बीच मानी जा रही है। जमाते इस्लामी 11 पार्टियों के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। जमात के अमीर शफीकुर रहमान ढाका 15 सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। बीएनपी के अध्यक्ष तारिक रहमान ढाका 17 सीट से मैदान में हैं। बांग्लादेश के चुनाव में बूथ खाली हैं। सिर्फ जमात और बीएनपी के कार्यकर्ता ही दिखाई दे रहे हैं। दोनों एक दूसरे पर बूथ लूटने के आरोप लगा रहे हैं। ढाका 17 सीट पर बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान के खिलाफ चुनाव लड़ रहे जमात कैंडिडेट खालिद जमान ने बंद कमरे में फर्जी वोटिंग के आरोप लगाए। जमाते इस्लामी ने 3 सीटों कुमिला 8, शरीयतपुर 2 और पटुआ खाली 1 सीट पर दोबारा मतदान कराने की मांग की है। सिचुएशन इज नॉट गुड एनफ। हालात अच्छे नहीं हैं क्योंकि मतदान प्रतिनिधि के बिना एक अलग कमरे में कोई कागजात सील कर रहा है। ये बेहद निराशाजनक है। मैंने ऐसा कई जगहों पर देखा है। हमें उम्मीद थी जीतने की, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो हम कैसे उम्मीद रख सकते हैं? We were hopeful, but if this happens, how we can expect?
बांग्लादेश में 350 सीटें हैं, जिनमें 50 महिलाओं के लिए रिजर्व हैं। 300 सीटों में से 299 पर चुनाव हो रहे हैं। कैंडिडेट की मौत की वजह से एक सीट पर मतदान कैंसिल कर दिया गया है। बांग्लादेश की कट्टर पार्टी जमाते इस्लामी पर धर्म और धन के बेजा इस्तेमाल के आरोप लगाए जा रहे हैं। जमात ने वोटरों को चुनाव जीतने पर 15,000 टका देने का वादा किया है। भारत की करेंसी में यह रकम करीब 11,000 रुपए होती है। यह रकम उन्हीं लोगों को मिलेगी जो बैलेट पेपर में तराजू के निशान पर मुहर लगाने के बाद मोबाइल से फोटो क्लिक करके जमाते इस्लामी के दफ्तर में भेजेंगे।